हे गाइस, स्वागत है आप सभी का स्टडी और चैनल पर। तो इस सीरीज़ में हम इतिहास पढ़ रहे हैं हैंड रिटन नोट्स के थ्रू। इजी लैंग्वेज में मैंने कोशिश करी कि आपको इजीली फैक्ट्स प्रोवाइड कर सकूं हैंड रिटन नोट्स के थ्रू। तो 2 टॉपिक ऑलरेडी मैंने कवर कर चुकी हूँ, जो कि आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। एक प्रागैतिहासिक काल और एक सिंधु घाटी सभ्यता। और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उन दोनों वीडियोस के लिंक दे दूँगी, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। इस वीडियो के थ्रू आप चाहें तो अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा तीसरा टॉपिक, जो कि प्राचीन काल या फिर वैदिक काल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमें प्राचीन काल के सबूत कहाँ से मिलते हैं, प्राचीन काल के बारे में हम कैसे जानते हैं। तो प्राचीन काल के बारे में हम पुरातात्विक साक्ष्य से हमें पता चलता है। विदेशी यात्री जो आते हैं वो अपने अलग किताबें लिखते हैं, उनसे हमें पता चलता है, या फिर हमारे जो साहित्य हैं उनसे हमें पता चलता है। तो पुरातात्विक साक्ष्य क्या क्या होते हैं? सिक्के या मोहरें, जो भी बोल सके। सिक्के या मोहरों से पता चलता है कि उस समय कौन से राजा राज्य कर रहे थे, कहाँ तक उनका जो राज्य है वो फैला हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हमें किससे पता चलती थी? सिक्कों से। तो जैसे कि ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको सिक्के बता रही हूँ। अभी बहुत सारे सिक्के थे, तो उसके लिए हम एक्स्ट्रा अलग से लेक्चर लेंगे। अलग से मैं आपको उसके लिए नोट्स प्रोवाइड करूँगी। ये तो एग्जाम्पल के लिए आपको सबसे पहले बता रही हूँ। जैसे टेराकोटा सिंधु घाटी सभ्यता के समय चल रहे थे। आहत, पंचमार्क और पर्ण ये मौर्य काल के समय चल रहे थे। सीसा के जो सिक्के थे वो चल रहे थे सातवाहन के समय। सोने का पहली बार जो सोने के सिक्के कौन ने पहली बार चालू करे? तो यूनानियों ने चालू करे। इसके बाद शुद्ध सोना किसने चालू करा? तो कुषाण ने शुद्ध सोने के सिक्के चालू करवाए थे। तो इसके बाद अशुद्ध सोने के गुप्ता काल में स्टार्ट हुए थे। अशुद्ध क्योंकि गुप्ता काल में सोने के सिक्के बहुत ज़्यादा चले थे, इसीलिए वो अशुद्ध हो गए थे। ठीक है। इसके बाद अभिलेख आते हैं। अभिलेख में जो राजा होते हैं उन्हें जो भी संदेश प्रजा को देना होता है वो सारी चीज़ें राजा लिखवाते हैं। जैसे अशोक ने अभिलेख लिखवाए थे। अपना जो धम्ब के जो नियम थे वो अशोक ने लिखवाए थे अभिलेखों में। जैसे कि होता है शिला अभिलेख मतलब एक पत्थर, बड़ा से पत्थर पर अभिलेख लिखना, जो भी वो लिखना चाहते हैं। जैसे अशोक ने लिखवाए थे धम्ब, अशोक ने ही स्तंभ पर भी लिखवाए, गुफा अभिलेख भी बनवाए और भित्ति अभिलेख भी बनवाए थे। इसके बाद विदेशी यात्री। तो विदेशी यात्री कौन कौन आए थे? मेगास्थनीज आए थे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय आए थे। उन्होंने इंडिका लिखी, उससे बहुत सारी चीज़ें पता चलती है चंद्रगुप्त मौर्य के समय क्या क्या हो रहा था। हेरोडोटस को इतिहास का जनक भी बोला जाता है। फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को ही बोला जाता है, जिन्होंने हिस्ट्रीज नामक बुक लिखी या हिस्टोरिया नामक बुक लिखी। अल-ब्रूनी जिन्होंने किताबुल हिंद लिखी। इथेरियन सागर का पेरिफरस बोला जाता है। अज्ञात यूनानी, ये जो बुक है वो एक अज्ञात यूनानी यात्री या नाविक ने लिखी थी। इससे भी बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। भारत के बारे में पता चलती हैं, एशिया के बारे में पता चलती हैं। इसके बाद आए थे फायान, जिन्होंने फोग्यूजी करके एक किताब लिखी, उससे भी बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो ये सारे सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं। आए बहुत सारे यात्री थे, तो उन सब की भी हम बुक पढ़ेंगे पर आने वाले लेक्चर्स में। तो चलिए अब फिर जो इंडियन साहित्य हैं वो कौन कौन से थे वो देखते हैं। उनसे भी हमें पता चलता है इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले गैर धार्मिक। तो गैर धार्मिक कौन से थे? मनुस्मृति, जो कि मनु ने लिखी थी। अर्थशास्त्र, जो कि कौटिल्य ने लिखा था। पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया। तो ये गैर धार्मिक ग्रंथ है। इसके बाद धार्मिक ग्रंथ पुराण हुए, वेद हुए, उपवेद हुए, जैन ग्रंथ या फिर बौद्ध ग्रंथ। तो इन सभी से हमें क्या पता चलता है कि उस समय
इतिहास के बारे में, इन सभी चीज़ों से हमें जानकारी मिलती है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वैदिक काल। चलिए स्टार्ट करते हैं वैदिक काल या वैदिक सभ्यता। तो ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक चली। इसके बाद इसे दो भागों में डिवाइड कर दिया। तो एक थी ऋग्वैदिक काल, जो ऋग्वैदिक काल जो है डेवलप हुआ। ये ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक चली। और फिर उत्तर वैदिक काल, तो दो पार्ट्स में वैदिक काल को डिवाइड कर दिया गया, एक ऋग्वैदिक काल और एक ये उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक चला। वैदिक सभ्यता को या वैदिक काल को वैदिक सभ्यता क्यों कहा जा रहा है? तो वेदों का जो विकास है वो वैदिक काल में ही हुआ था, इसीलिए वैदिक काल कहा जा रहा है। इसका विकास किसने किया था? तो आर्यों के द्वारा किया गया था। आर्य कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे। ये कहाँ पर आके बसे? तो पंजाब के सप्त सिंधु प्रदेश में बसे। तो सप्त सिंधु प्रदेश का मतलब क्या होता है? 7 नदियों वाला प्रदेश। इसके बाद 7 नदियाँ कौन कौन सी 7 नदियाँ थी? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और सरस्वती। तो इनको अभी जो कहते हैं वो ये सारे नाम हैं। जो पहले कहते थे तो सिंधु को सिंधु ही बोला जाता था, झेलम को विदस्ता, चिनाब को असिकनी, रावी पुरुषनी, व्यास को विपाशा, सतलज को श्रुतुद्री और सरस्वती को अभी भी सरस्वती बोला जाता है। इसके बाद भोगोज़गोई इंस्क्रिप्शन, नाम याद रखिए, ये तुर्की का इंस्क्रिप्शन है, जिससे हमें हमारे वैदिक जो भगवान हैं उनके बारे में पता चला है। उनके नाम मेंशन है इस इंस्क्रिप्शन में या अभिलेख में, जो कि कहाँ का है? तुर्की का भोगोज़गोई इंस्क्रिप्शन। तो इंद्र, वरुण, मित्र और नसत्य भगवान जो हैं उनके बारे में, या देव जो हैं उनके बारे में इस अभिलेख में लिखा गया है। इसलिए हम कहते हैं कि जो आर्य हैं वो कहाँ से आए होंगे? मध्य एशिया से आए होंगे। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता जब हम देख रहे थे तब हमने देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? नगरीय सभ्यता है। वहीं जो वैदिक सभ्यता थी वो एक क्या थी? ग्रामीण सभ्यता थी। इसके बाद ऋग्वैदिक काल देखते हैं, जो कि 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक रहा। हमने देख लिया कि वैदिक काल को दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल के बारे में हम देखते हैं। तो भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद हैं। तो सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन से हैं? तो वेद हैं, जिनका संकलन किसके द्वारा किया गया है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन के द्वारा किया गया है। वेद वासुदेव कुटुंबकम का उपदेश देते हैं। वासुदेव कुटुंबकम का मतलब होता है पूरी धरती हमारा परिवार है। इसके बाद वेद को कितने वेद हैं? तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों के ब्राह्मण्स भी होते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? ऋग्वेद का ऐत्रेय और कौशिकी ब्राह्मण, यजुर्वेद का तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण, सामवेद का पंचविश ब्राह्मण और अथर्ववेद का गोपद ब्राह्मण। ब्राह्मण हम आगे समझेंगे ब्राह्मण क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऋग्वेद में क्या क्या चीज़ें थी, ऋग्वेद कब लिखा गया, ये सारी चीज़ें ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा वेद है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है मंत्र। तो जो ऋग्वेद है उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है मंत्रों का उच्चारण करना। ठीक है, तो ऋग्वेद में क्या लिखे गए हैं? मंत्र लिखे गए हैं, याद रखिए, का संग्रह होता है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूत्र हैं। इसके बाद 10,580 ऋचाएँ हैं। तो कितने मंडल हैं? 10 मंडल। क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है कि कितने मंडल हैं ऋग्वेद में? 10 मंडल, 128 सूत्र हैं और 10,580 ऋचाएँ हैं। इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहले गायत्री मंत्र का उल्लेख किस में किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है। इसके बाद
शूद्र शब्द का भी यूज़ किया गया है। शूद्र हम वर्ण सिस्टम पढ़ेंगे, उसमें जो सबसे आखिरी की जो जाति है वो शूद्र मानी जाती है, तो उसका जो वर्णन है उस शब्द का भी सबसे पहले ऋग्वेद में किया गया। ऋग्वेद का पहला तथा 10वां मंडल बाद में लिखा गया। 7वां मंडल जो है वो पहले लिखा गया था, तो पहला और 10वां मंडल बाद में लिखा गया ऋग्वेद का, जबकि सबसे पहले 7वां मंडल लिखा गया। मैंने बताया आपको कि पहला और 10वां जो है वो बाद में लिखा गया था, 7वां मंडल पहले लिखा था। 9वें मंडल में सोम देवता के बारे में चर्चा की गई है, जो कि काय के देवता हैं, जंगल के। 10वें मंडल में पुरुष सूत्र का उल्लेख है, जिसमें समाज को 4 वर्णों में बांटा गया है। उसको कर्म के आधार पर बांटा गया है, तो 4 वर्णों में बांटा गया है, किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। तो याद रखिए, जाति नहीं, वर्ण को जाति नहीं बनाया गया था, कर्म के आधार पर बांटा गया था। तो 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण क्या करते थे? वेदों का ज्ञान दिया करते थे। क्षत्रिय क्या थे? सुरक्षा करते थे या फिर सेना में हुआ करते थे। वैश्य जो थे वो व्यापार किया करते थे। शूद्र जो थे वो नौकरी या किसी के घर काम करना, ये सारी चीज़ें कौन करा करते थे? शूद्र करा करते थे। इसके बाद ऋग्वेद के ज्ञानी को होत्र कहते हैं। तो जो ऋग्वेद का जिसको ज्ञान होता है उसको क्या बोलते हैं? होत्र। इसके बाद ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद, जिसमें चिकित्सा के बारे में लिखा गया है। इसके ज्ञानी को प्रजापति कहते हैं। तो आयुर्वेद के ज्ञानी को क्या बोला जाता है? प्रजापति कहा जाता है। इसके बाद इसमें दशराज युद्ध की चर्चा भी की गई है। दशराज युद्ध की चर्चा किस वेद में की गई है? अगर क्वेश्चन आता है तो ऋग्वेद में की गई है। इसके बाद यजुर्वेद के बारे में देखते हैं हम। तो यजुर्वेद में 1990 मंत्र लिखे गए हैं। इसमें युद्ध एवं कर्म कांड की चर्चा की गई है। कर्म कांड मतलब जो पूजा पाठ करते हैं जो पंडित, वो कर्म कांडी होते हैं। तो कर्म कांड जो यज्ञ होता है उसमें जो भी कर्म कांड करवाते हैं उसकी चर्चा किस में की गई है? यजुर्वेद में। काय की? युद्ध की और कर्म कांड की। मंत्र लिखे गए ऋग्वेद में, और कर्म कांड, उन मंत्रों का यूज किसके थ्रू किया जाता है? यजुर्वेद के थ्रू किया जाता है। यजुर्वेद में क्या क्या है? यज्ञ के बारे में लिखा गया है, युद्ध के बारे में लिखा गया, कर्म कांड के। कर्म कांड कब किया जाता है? यज्ञ किया जाता है या पूजा पाठ किया जाता है तब। यह एकमात्र वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। गद्य पद्य आपको पता है कि गद्य मतलब लॉन्ग पैराग्राफ वगैरह जो भी है। गद्य पद्य मतलब एक पोएट्री में लिखा गया है और एक डिस्क्रिप्टिव मतलब पैसेज वगैरह में लिखा गया है। इसे 2 भागों में बांटा गया है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद को गद्य में लिखा गया था और शुक्ल यजुर्वेद को पद्य में लिखा गया था। इसके ज्ञानी को अध्वर्यु बोला जाता है। इसका उपवेद इसका उपवेद क्या है? धनुर्वेद है। धनुर्वेद के ज्ञानी को बोला जाता है विश्वामित्र। तो जो यजुर्वेद है उसका उपवेद क्या है? धनुर्वेद। यजुर्वेद में क्या लिखा हुआ है? तो युद्ध के बारे में लिखा गया है, कर्म कांड के बारे में, यज्ञ के बारे में लिखा गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं तीसरा वेद, सामवेद। तो सामवेद में शाम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। ठीक है। इसमें 1549 मंत्र लिखे गए हैं, किंतु वास्तव में 75 मंत्र जो हैं वो ही सामवेद के, बाकी सारे कहाँ से लिए गए हैं? तो ऋग्वेद से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो सामवेद में भारतीय संगीत के 7 स्वरों के बारे में चर्चा की गई है। सा रे गा मा पा धा नी, जो भी 7 स्वर हैं उनके बारे में किस वेद में चर्चा की गई है? तो सामवेद में चर्चा की गई। ये संगीत यज्ञ के समय गाए जाते हैं। तो ये संगीत कब गाए जाते हैं? तो यज्ञ के समय इन संगीतों को गाया जाता है। भारतीय
भारतीय संगीत का जन्म सामवेद को जनक या जन्म सामवेद ने ही सामवेद से हुआ है। तो भारतीय संगीत का जो जन्म है वो सामवेद से हुआ है। उपवेद, सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्व वेद है। गंधर्व वेद के ज्ञानी को क्या कहा जाता है? नारद। तो गंधर्व वेद के ज्ञानी को क्या कहा जाता है? नारद। सामवेद का ज्ञानी हमने देखा कि गंधर्व वेद के ज्ञानी को कहा जाता है? नारद। और सामवेद के ज्ञानी को बोला जाता है उद्राता। इसके बाद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को मिलाकर वेदात्री कहा जाता है। तो इन तीनों वेद को मिलाकर क्या कहा जाता है? वेदात्री। तो जो अर्थववेद है वो बहुत बाद में बना है, गुप्ता काल के समय बना था। तो मेन जो वेद हैं वो 3 वेद हैं जिनमें बोला जाता है वेदात्री। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो ऋग्वेद में मंत्र लिखे गए हैं, यजुर्वेद में युद्ध और कर्मकांड के बारे में लिखा गया है जिसमें यज्ञ होता है, और यज्ञ में ऋग्वेद के ही मंत्र गाए जाते हैं। इसके बाद जो सामवेद है उसमें ऋग्वेद के मंत्रों को गाया जाता है, और जो भारतीय संगीत का जनक भी सामवेद को ही माना जाता है। इसके बाद अर्थववेद, तो ये चौथा वेद है। इसकी रचना सबसे बाद में हुई, उत्तर वैदिक काल में हुई थी इसकी रचना, जिसमें कितने मंत्र हैं? 5849 मंत्र हैं तथा 731 सूत्र हैं। इसमें जादू टोना, वशीकरण, रोग निवारण, औषधि इत्यादि के बारे में चर्चा की गई है। इसमें किस किस चीज़ों के बारे में? जादू टोना, वशीकरण, रोग निवारक, औषधि वगैरह के बारे में बात की गई है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? भूत, भविष्य और वर्तमान काल का वेद कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो सामान्य जिंदगी है उसके बारे में लिखा गया है, समस्याओं के निवारण के बारे में लिखा गया है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? भूत और भविष्य का, क्योंकि ये औषधि बता रहा है। इसके बाद सामाजिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बारे में भी ये ज्ञान देता है, इसीलिए बोला जाता है इसे भूत, भविष्य और वर्तमान का काल बोला जाता है। ये सामान्य जनजीवन से सबसे अधिक जुड़ा हुआ वेद है, जो रोग, भय, आपदा, सुख, समृद्धि से संबंधित है। ठीक है। उपवेद क्या है? इसका शिल्प वेद है। इसके बाद इसके ज्ञानी को क्या बोला जाता है? ब्रह्मा बोला जाता है। अर्थव ऋषि ने इस वेद को लिखा था। किसने लिखा था? तो अर्थव वेद को किसने लिखा था? अर्थव ऋषि ने लिखा था। अर्थववेद में ही सर्वप्रथम मगध, अंग और राजा परीक्षित के बारे में उल्लेख है। तो काय के बारे में? मगध राज्य के बारे में या मगध सिटी के बारे में, अंग के बारे में। अंग जो कि मगध, अंग ये 16 महाजनपदों में से हैं। तो इनके बारे में सबसे पहले कौन सी किताब से या कौन से वेद से पता चल रहा है? तो अर्थववेद से पता चल रहा है। और राजा परीक्षित के बारे में हमें पता चल रहा है कैसे? अर्थववेद से। तो यहाँ तक हमने 4 वेद पढ़ लिए। इसके बाद हम उपवेद से स्टार्ट करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उपवेद, ब्राह्मण, चरंग इनके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे। ये लेक्चर बहुत बड़ा हो रहा है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं उपवेद, इसके बाद ब्राह्मण, चरंग, उपनिषद इनके बारे में पढ़ाऊँगी। इनके बारे में हम नोट्स देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और आपको अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस।